Good afternoon to all of you. I hope so everyone has joined the meeting. All of you are getting the voice. सबको आवाज़ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो कल हम बातें कर रहे थे वेक्टर के बारे में, है ना? कर हम वेक्टर से रिलेटेड काफ़ी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और आज भी हम वेक्टर पे ही कुछ और अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको थोड़ी इंसाइट मिले, आपको प्रॉपरली पता लगे कि वेक्टर्स का किस तरह से यूज़ होता है ना? आपको प्रॉपरली इंसाइट मिल जाए वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि वेक्टर्स है ना, एक्चुअली बेटा वेक्टर्स जो टॉपिक है ये हर जगह पे आपका यूज़ होगा, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स के कई टॉपिक्स ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं, आप ये मान के चलो कि जहाँ पे वेक्टर्स की आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, है ना। फिज़िक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि कल हम बातें कर रहे थे, अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या चेंज होता है ना, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। किसी भी वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस हमने कल डिस्कस करी थी। पहली कंडीशन तो थी जब आपका k का वैल्यू -1 के बराबर होता था। सेकेंड कंडीशन पे हमने बात करी थी जब k का वैल्यू लेस देन -1 होता था। और थर्ड कंडीशन पे बात करी थी जब k का वैल्यू आपका ग्रेटर देन -1 होता, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस पे हम कल ऑलरेडी बात कर चुके थे और हमने ये देखा था कि किस तरह से वेक्टर्स का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, किसी भी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर्स में किस तरह से फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने कल कुछ बात करी थी कि हमने 2 तरीके पढ़े थे कल की क्लास में। वी हैव स्टडीड 2 डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, है ना। पहला तो वे क्या था आपका, दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। मतलब मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना है तो मैं उसको इस तरह से बता सकता हूँ, जैसे कि मुझे 2,3 मैंने बताया, सपोज करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने आपको बताया था 2 यूनिट्स में एक्स एक्सिस की तरफ मूव कराऊँ और 3 यूनिट्स में वाई एक्सिस की तरफ मूव कराऊँ, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया 2,3 पे, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका होता है, दैट इज़ योर वेक्टर अप्रोच, और यू कैन से योर पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम उसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए हम दूसरे सिस्टम की हेल्प लेते हैं, जैसे r, थीटा। r मीन्स योर ये वेक्टर की जो लेंथ है ना, इसी को मैं इससे भी डिनोट कर सकता हूँ कि मैं r डिस्टेंस थीटा एंगल पे चला गया, ठीक है। कल का पूरी क्लास का जो क्रक्स था वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल हमने इसी पे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप, पहला तरीका तो ये है कि एक्स एक्सिस पे चलो फिर वाई एक्सिस पे चलो, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। पहले मैं एक्स एक्सिस पे चला, फिर मैं वाई एक्सिस पे चला, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। दूसरा तरीका, डायरेक्टली मैं r डिस्टेंस चल गया थीटा एंगल पे, ठीक है। मैं थीटा एंगल पे r डिस्टेंस चल गया तो भी मैं यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो ये 2 डिफरेंट वेज है ना, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के। इसी को आप वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2,3 को 2,3 को आप लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। पहले मैं 2 स्टेप्स i कैप की डायरेक्शन में गया, मतलब x एक्सिस में गया, और मैं फिर 3 स्टेप्स कहाँ गया, y एक्सिस की तरफ गया, मतलब j कैप की तरफ गया, ठीक है। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरा r वेक्टर हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही? अब यहीं से मैं आपको देखो चीज़ें लिंक करने वाला हूँ। अब ये आपका एक्चुअली क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस वेक्टर इज नोन एज योर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। दिस वेक्टर इज नोन एज योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मतलब
अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज करो, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। हम सबको पता है कि अगर 2D में कोई मोशन हो रहा है तो वहाँ पे आपकी 4 डायरेक्शंस होती है। वन इज़ योर पॉजिटिव एक्स, नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। ठीक है, हमारे पास 4 डिफरेंट डायरेक्शंस होती। पॉजिटिव एक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ प्लस आई कैप से, पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट करता हूँ प्लस जे कैप से, नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ माइनस आई कैप से, और नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करता हूँ माइनस जे कैप से। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस होती है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ, कोई यहाँ पे खड़ा है और मेरा फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे ये पॉइंट्स है, ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, इधर सी पॉइंट है। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को जब मैं ओरिजिन से कनेक्ट करता हूँ, अब ओरिजिन से मैं जब इन पोजीशंस को कनेक्ट करता हूँ, तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर फॉर ए, दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर फॉर ए। अगर मैं ओरिजिन से इसको कनेक्ट करूँगा तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर फॉर सी, ये सी का पोजीशन वेक्टर। अगर मैं ओरिजिन से बी को कनेक्ट करूँगा तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर फॉर बी। ठीक है, तो जनरली ये जो वेक्टर्स हैं जो ओरिजिन से कनेक्टेड है, ठीक है, देखो तीनों वेक्टर्स जो हैं आपके ये ओरिजिन से कनेक्टेड है। तो ऐसे वेक्टर्स जिसका एक एंड ओरिजिन से कनेक्टेड हो और दूसरा किसी पॉइंट को डिनोट कर रहा हो, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन को बता रहा हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, जिसका एक पॉइंट जो है आपका ओरिजिन से कनेक्टेड हो और दूसरा जो उसका हेड है वो उस पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे मैं ए वाला पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे बी वाला पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो बी पर्सन को डिनोट करेगा यहाँ वाला हेड। ठीक है, जैसे सी पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसको डिनोट करेगा ये वाला हेड। ठीक है, तो ये सारे पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर्स को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब जब हम इस वेक्टर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप करते हैं, जैसे कि एक पार्ट मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया और दूसरा पार्ट मैंने वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया। ठीक है, मैंने इस वेक्टर के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे कर दिया, एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब सपोज करो ये एंगल थीटा, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ। तो ये वाला जो टुकड़ा है जो मतलब ये वाली एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलूँगा। ठीक है, जो मैं आपको प्रोजेक्शन पढ़ाता था ना वेक्टर्स, वो प्रोजेक्शन यही होता है। मैंने मतलब इस वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दिया है ना, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मैंने एक्स एक्सिस पे इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया। बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोलते जा रहा हूँ? मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाने वाला हूँ आज। ठीक है, मतलब वेक्टर्स को इस तरह से हम कनेक्ट करने वाले हैं कि आपके मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर्स को उस तरीके से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि किस तरह से हमने उसको प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस के अलोंग? ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? ऐसा अगर किसी को लगे कहीं पे डाउट है तो मेरे को बता देना, तो उस टाइम पे हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, क्या आपको अभी तक सब समझ आया एवरीवन? यस और नो? एवरीवन इज गेटिंग दिस? बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने क्या किया, उस वेक्टर को प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर ऑन योर एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला जो वेक्टर है आपका वाई एक्सिस पे,
इसको मैं बोलूँगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस पे है वैसे ये वाई एक्सिस, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन और ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। अब इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर था और मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। पहला तो प्रोजेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस पे, दूसरा मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया वाई एक्सिस पे। तो मैंने इस वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब जब हम किसी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को जब हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। अब ये आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स और वाई, ठीक है, दो वेक्टर्स मुझे मिल गए। तो मैंने आर वेक्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, आर ए वेक्टर को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहला पार्ट क्या है, एक्स यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन, और दूसरा पार्ट क्या है, y units in j cap direction. So these two are the components of these vectors. This is the x component of this vector A, or you can say this is the projected part of this vector A, and this is the y component of this vector A. तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी वेक्टर को उसके दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। और इसका ऑपोजिट होता है एडिशन। एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन में हम दोनों पार्ट्स को ऐड करते हैं तो हमें ये वेक्टर मिल जाता है अगेन। ठीक है, तो एडिशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, मैं दोनों पार्ट्स को जब ऐड कर दूंगा तो दिस इज नोन एज एडिशन। ठीक है, दोनों पार्ट्स को जब ऐड करूंगा तो आई विल गेट द सेम वेक्टर, और जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो आई विल गेट द कंपोनेंट्स। सो ये वाला जो प्रोसेस है, जब आप यहाँ से यहाँ एरो जा रहे हो तो दिस इज नोन एज एडिशन। ठीक है, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो देन दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन, दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दोनों रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे की, बोथ द प्रोसेस आर रिवर्स प्रोसेस। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, है ना? तो एडिशन और रिजोल्यूशन में ये फर्क है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक में आप दो पार्ट में ब्रेक करते हो, दूसरे में आप उन दोनों को ऐड करते हो। ठीक है, तो जैसे कि अब हमें रिजोल्यूशन से देखो कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हमें कोई वेक्टर दिया, सपोज करो हमें इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया। लेट्स अज्यूम करो, देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं आपसे वो बातें करूँगा। सपोज करो मेरे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब मैंने आपको दो वेक्टर्स दे दी, है ना। जैसे एक वेक्टर मैंने इधर दे दिया, इसका यूनिट है 5 और इसका एंगल सपोज करो 30। दूसरा वेक्टर मैंने आपको इधर दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 4 और इसका एंगल भी है 60 डिग्री। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 और इसका एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, लेट्स से दिस वेक्टर इज योर एफ, एंड इसका जो एंगल आपको दे दिया लेट्स से 30 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं, मतलब ये तीनों मैग्नीट्यूड है फोर्स के। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स, दूसरे का 4 यूनिट्स, तीसरे का f यूनिट। अब मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि ये तीनों फोर्स O पॉइंट पे लग रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो मैंने आपको बोला बेटा फाइंड करो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो मैंने आपको बोला बेटा फाइंड करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f सच दैट all the forces balance each other, all the forces balance each other।
बैलेंस ईच अदर, मतलब F की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि आपके सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर ले, है ना, जितने भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर ले। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम रेजोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं। अब इस एग्जांपल से आपको क्लेरिफाई होगा कि रेजोल्यूशन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम रेजोल्यूशन क्यों करते हैं, है ना। तो अब मैंने क्या किया, जैसे मुझे पता चला कि ऑल द फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर, है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उनका सबका सम ज़ीरो होना चाहिए, और वाई एक्सिस में जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उनका भी सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो वो फोर्सेस बैलेंस कर पाएंगे, है ना। जब एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम अगर ज़ीरो हो गया तो मतलब एक्स एक्सिस के सारे फोर्स बैलेंस हो गए, और अगर वाई एक्सिस पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सम बैलेंस हो गया तो वाई एक्सिस के भी फोर्स ज़ीरो हो गए। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाएगी। कहने का मतलब है यू हैव टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तभी वो बैलेंस कहलाया जाएगा, है ना, तभी वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स मुझे दिया ही नहीं है, ना वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स दिया है। देखो ये जितने भी फोर्सेस आपको दिए हुए हैं, ये 5 न्यूटन है तो ये एंगल पे दिया हुआ है आपको 30 डिग्री पे, ये F न्यूटन है तो ये भी एंगल पे दिया हुआ है 30 पे, ये 4 न्यूटन फोर्स है तो ये भी आपको एंगल पे दिया हुआ है 60 डिग्री पे। तो एक्स और वाई की तरफ तो कोई भी फोर्स दिया ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को रिजॉल्व किया, मतलब एक कंपोनेंट इसका एक्स की तरफ रिजॉल्व किया और दूसरा कंपोनेंट इसका वाई की तरफ रिजॉल्व किया। ठीक है, दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब आप किसी वेक्टर को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हो, मतलब ये वेक्टर आपका ओरिजिनल वेक्टर है, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, दिस पार्ट विल बी 5 cos 30, पहला टुकड़ा इसका ये हो गया, और दूसरा टुकड़ा जो इसका होगा जो ये लाई करेगा यहाँ पे, इट विल बी 5 sin 30। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। मतलब जब मैंने इस 5 न्यूटन के फोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग द वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन देखो इस तरह से हम यूज करते हैं, दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिमिलरली मैं देखो इसको भी ब्रेक करूंगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस का इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ये F न्यूटन है तो ये कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी F cos 30। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी F sin 30। ठीक है, तो मैंने ये वाले वेक्टर को भी इसके दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अनदर इज अलोंग द वाई एक्सिस। समझ आया आपको, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। अब वैसे ही मुझे बताओ कि जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, बताओ। एक कंपोनेंट तो इसका इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, बताओ मेरे को इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, ये वाले वेक्टर के 4 न्यूटन वाले के। यस, ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, बताओ। आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, सबको समझ आ रही है चीजें, किस तरह से हम रेजोल्यूशन का यूज कर रहे हैं। हाँ, 4 cos 60 एंड 4 sin 60, है ना। देखो अब आप ऐसे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, एंगल यहाँ से ले लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से एंगल लोगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 भी ले सकते हो। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये कंपोनेंट जो आपका इधर आएगा, दिस विल बी 4
cos 60, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 4 sin 60, ठीक है, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 sin 60, ठीक है। अगर आप यहाँ से एंगल ले रहे हो तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा 4 cos 30, ठीक है। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा 4 cos 30, और हम सबको पता है कि चाहे आप 4 cos 30 लो या फिर आप 4 sin 60 लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज sin 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होती है। समझ आई? तो आप एंगल यहाँ से मेजर करो चाहे आप एंगल यहाँ से मेजर करो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, बिकॉज साइन और कोसाइन फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आती। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, अभी तो हमने रिजोल्यूशन किया, वेक्टर्स को रिजोल्व कर दिया। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ऑल द फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। तो अब देखो, सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस के सारे फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं एक्स में कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो पहला तो आपका लग रहा है 5 cos 30 आई कैप, लिख सकता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई कैप, ठीक है। तो लिखो एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं 5 cos 30 एंड यू विल राइट द डायरेक्शन ऑल्सो प्लस आई कैप, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है। देखो दूसरा फोर्स ये लग रहा है 4 cos 60, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, ठीक है। तो यू विल राइट 4 cos 60 माइनस आई कैप, और एक और फोर्स यहाँ पे लग रहा है F cos 30, इसकी भी डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। तो मैं दोनों फोर्सेस को लिखूंगा, आई विल राइट 4 cos 60 और F cos 30, ठीक है। तो आई विल राइट हियर प्लस 4 cos 60, इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, प्लस F cos 30, इसकी भी डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, है ना। ये नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है वो मैंने लिख दी, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, एक्स में 3 फोर्स लग रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स में एक फोर्स लग रहा है, नेगेटिव एक्स में 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों फोर्सेस को लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को ज़ीरो करना है। तो इसको मैं किससे इक्वेट करूँगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 आई कैप, है ना। नेट फोर्स को किससे इक्वेट करूँगा 0 से। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 cos 30 मतलब 5 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस 4 cos 60 माइनस आई कैप है, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 cos 60 मतलब 4/2 और प्लस F cos 30, तो F cos 30 मतलब F cos 30 मतलब √3/2, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस F इंटू √3/2, ठीक है। अब ये सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं, आई कैप में लग रहे हैं ना। मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया ऑलरेडी, तो ये इक्वल किस से कर दूंगा 0 से, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर बैलेंस हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको F की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 5√3 माइनस 4 माइनस F√3 इज इक्वल टू 0। तो F√3 किसके बराबर आ जाएगा 5√3 माइनस 4, तो F का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा विच इज़ 5√3 माइनस 4/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ F। समझ आया आपको किस तरह से हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करके फोर्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को उस तरीके से देखोगे, मतलब अगर हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हम वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
आपने नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो किया, वर्टिकल फोर्स जीरो किया, आपने न्यूटन्स का लॉ लगाया यहाँ पे। अगर याद करो तो यहाँ पे हमने न्यूटन्स का लॉ लगाया। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होता है, हम सबको पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एंड फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन योर एक्सेलरेशन इज जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो यू कैन से द नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो मतलब आपका एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे न्यूटन्स का ही लॉ लगाया। देखा जाए तो हमने वेक्टर्स नहीं, न्यूटन्स का लॉ लगा के इसको सॉल्व कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर्स हर जगह पे लिंक करेगा आपका। अगर आपको वेक्टर्स को प्रॉपरली अप्लाई करना आ गया तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये टॉपिक। ठीक है, हर टॉपिक में वेक्टर कहीं ना कहीं लिंक करेगा ही करेगा। ठीक है, अब जैसे कि अब हम अगला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो मैंने आपको बता रखा है। हमारे 5 चैप्टर तो कवर हो गया है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर की जो शुरुआत होती है ना, वर्क एनर्जी पावर की जो स्टार्टिंग होती है ना, आप बुक खोल के देख लेना, वो स्टार्टिंग उसकी वेक्टर से ही होती है। वर्क एनर्जी पावर की जो शुरुआत होती है उसका जो स्टार्टिंग लाइन है, जब हम वर्क डन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो वो वेक्टर ही की इक्वेशन आती है। जब हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे वापस वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर को आप इस तरह से पढ़ो कि ऐसा ही नहीं है कि ये एक चैप्टर पढ़ लिया और हमारा काम हो गया। ये एक चैप्टर आपके 10 चैप्टर में हेल्पफुल है। आप इस ऐसा सोच के इसको पढ़ो। वेक्टर्स को जब आप ऐसा सोच के पढ़ोगे तब आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, वर्क एनर्जी पावर में हम सबको पता है, इतना बेसिक तो हमने पढ़ ही रखा है ऑलरेडी, कि वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। ठीक है, इतना हम सबको पता है। वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब हमें वर्क डन मिलता है। ठीक है, जब हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब हमें वर्क डन मिलता है। तो अब वर्क डन को समझने के लिए अगेन आपको वेक्टर्स को समझना ज़रूरी। तो अब आ जाओ वापस वेक्टर पे। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो अब इस डॉट प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको 2 वेक्टर्स दिए। पहला वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और दूसरा कोई वेक्टर दे दिया मैंने आपको दैट इज़ 2i कैप माइनस 6j कैप। अब मैंने आपको बोला बेटा फाइंड करो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a डॉट b। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि हम a प्लस b कर सकते हैं, ये हम सबको आता है। हमें a माइनस b करना भी आता है, हमें b माइनस a करना भी आता है। अगर मैं बोलूँ आप वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी हम कर सकते हैं, है ना। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज़ योर a डॉट b। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं डॉट नोटेशन। इसको तो क्या बोलते हैं हम, डॉट नोटेशन। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब भी हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, है ना, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है डॉट प्रोडक्ट की वो ये होती है कि जब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है, 2 वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब सपोज करो अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा वेक्टर है बी, इस तरह से, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। तो ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ विच इज़ ए कॉस थीटा
इंटू बी, ठीक है। कॉस थीटा को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, मेरा मन चाहे मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा मन चाहे बी से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये स्केलर है ना, ये भी मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर एंड दिस इज ऑल्सो कॉस थीटा इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है। तो ए कॉस थीटा का मतलब क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया, ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब जब मैं ए को बी पे प्रोजेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो इसका लेंथ मिलेगा, इसका जो लेंथ मिलेगा ये मिलेगा ए कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है ए के बराबर। जब मैं इसका कॉस कंपोनेंट लूँगा तो मुझे इसका लेंथ मिलेगा। अब ए कॉस थीटा का लेंथ किस डायरेक्शन में, बी वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है। मतलब दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बात समझ रहे हो। ए कॉस थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए कॉस थीटा इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए। देखो यहाँ पे मैंने वापस सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने अभी अभी आपको वेक्टर्स में बताई थी, वो सेम चीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बात समझ आ रही, ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो मैं इस कॉस थीटा को ए की जगह बी के साथ भी ले सकता था, है ना। कॉस थीटा को अगर मैं चाहता तो ए की जगह बी के साथ भी ले सकता था, तब वो डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता। जैसे ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है और ये एंगल आपका थीटा है, सपोज करो, ठीक है। एंगल आपका थीटा गिवन है। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लूँगा, सो दिस इज नोन एज बी कॉस थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, दिस विल बी योर बी कॉस थीटा, this will be your b cos theta. So it is the projection of b on a, it is the projection of b on a। मतलब आप चाहे a का b पे प्रोजेक्शन लो, चाहे b का a पे प्रोजेक्शन लो, आपको मिलेगा सेम वैल्यू, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो b cos थीटा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है a वेक्टर के अलॉन्ग, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है, a वेक्टर के अलॉन्ग, बात समझ आई, बात समझ आ रही है आपको। अगर b cos थीटा की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इस प्रोजेक्शन को लिखना है तो आई विल राइट लाइक दिस, आई विल राइट लाइक दिस, b cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, मीन्स आई विल मल्टीप्लाई इट विद a कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ b cos थीटा। b cos थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, a कैप। अब a कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो सिंपल सिंपल वेक्टर से मैं आपको कनेक्ट करते जा रहा हूँ। तो ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कैप क्या है, ए कैप इज योर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। जब पहली क्लास हमने वेक्टर की पढ़ी थी तब मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन दिया था। तो अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, किसी को पता है? What do you mean by this unit vector? What do you mean by this unit vector? अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन, है ना, ये हमें डायरेक्शन देता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? 1 होता है ना, हम सबको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। मुझे लग रहा है आधे बच्चों के ऊपर से जा रहा है, किसी को समझ भी आ रहा है या मैं बोलता जा रहा हूँ? बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, या मुझे लग रहा है मैं ही समझ रहा हूँ? यस, पक्का समझ आ रहा है? खाली मैत्री पटेल को ही समझ आ रहा है क्या? स्वस्तिक मिश्रा, पूजा पटेल, खुशी सिंह, मैत्री शाह,
अच्छा, इन लोगों को भी समझ आ रहा है, चलो बढ़िया, फिर ठीक। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्शन है बी कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन क्या है, ए कैप की तरफ, मतलब इस वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है। तो अब ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा, b बाई ए कॉस थीटा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, b बाई ए कॉस थीटा, तो वेक्टर फॉर्म आ गया प्रोजेक्शन का, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए कैप के टर्म में, आप चाहो तो ए वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही चीज़ को बता रहे। ठीक है, तो ये अलग अलग नोटेशंस होते हैं वेक्टर्स में जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि आगे जब कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसको टैकल कर पाएँ। अब जैसे कि मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, हम सबको पता है कि एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हम यूज़ करते हैं वो यही करते हैं। जैसे वाई डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं जे कैप से, है ना, जेड डायरेक्शन को डिनोट करते हैं हम के कैप से। तो मैंने आपको बोला, अब आपको ए डॉट बी का डेफिनेशन तो पता चल गया, ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने आपको बोला बेटा इन दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाओ, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ इसके साथ, खुद के साथ। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं ए की जगह पे ले लूँ आई कैप और बी की जगह पे भी ले लूँ आई कैप, ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। यहाँ भी मैंने आई कैप ले ली ए की जगह पे और बी की जगह पे भी मैंने आई कैप ले लिया, दोनों वेक्टर सेम ले लिए। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ, तो इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब खुद का खुद के साथ प्रोडक्शन। ठीक है, जब एक वेक्टर को आप उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इट इज़ नोन एज सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा बताओ, क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई? यूज दिस डेफिनेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई। इस डेफिनेशन का यूज करो और मुझे बताओ कि आई डॉट आई का वैल्यू कितना होगा। किसी ने ट्राई किया? एनी वन ऑफ यू? जीरो आ गया। देखो इधर यही यूज द डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन लगाओ। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आई का मतलब क्या होगा? ए क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर जब मैं यूज करता हूं तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं ना, यहाँ पे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जब मैं बी वेक्टर का डॉट करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बी का ले रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पे आई पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका आएगा? आई का मैग्नीट्यूड आएगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है?
किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ? 1 होता है ना? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट किया आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? थीटा क्या होगा? क्या आप में से कोई बता सकता है कि अगर दो वेक्टर सेम हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर दो सेम वेक्टर्स मैं ले रहा हूँ तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ, देखो इधर। मतलब सपोज करो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए और मैंने दूसरा एक वेक्टर लिया बी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तब तो आपको समझ आ गया। अब मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया ए और दूसरा वेक्टर भी लिया ए, दूसरा वेक्टर भी मैंने क्या लिया ए। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? इस ए और इस ए का बीच का एंगल क्या होगा? यस, 0 होगा ना, सीधी सी बात है ना। दोनों वेक्टर ए हो गए ना, जब दोनों वेक्टर आपके सेम हो जाएंगे तो उनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ना, तो इनका थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आई आपको? तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। तो ये जैसे आपका आई कैप है, ये वेक्टर क्या है आपका? आई कैप। तो आई कैप कहाँ पे लाई करता है? एक्स एक्सिस के अलावा। ये आपका सपोज करो आई कैप है और ये आई कैप है, ये दोनों आई कैप है ना, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 इज अगेन 1, सो योर आंसर विल बी 1। समझ आए? तो जब आप दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराओगे, दो सेम यूनिट वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे, जैसे कि आई डॉट आई, तो यू विल गेट 1। अब मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ आ गई। अब मुझे बताओ जे डॉट जे निकाल के बताओ। अब जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, जे डॉट जे कराओ। डायरेक्टली आंसर मत बताना, यूज द इक्वेशन। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, जैसे कि डेफिनेशन क्या होती है? ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यूज दिस डेफिनेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप इस डेफिनेशन का यूज करो और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालो, है ना? हाँ, तो डेफिनेशन का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे आंसर आ रहा है। डायरेक्टली लिख दोगे तो फिर आपको वही याद कर लोगे, देन यू मग अप द थिंग्स। आप इक्वेशन का यूज करो और उससे निकालो। सिमिलरली मुझे k डॉट k निकाल के बताओ। सिमिलरली मुझे i डॉट j निकाल के बताओ। सिमिलरली i डॉट k निकाल के बताओ। सिमिलरली j डॉट k निकाल के बताओ। ये सब डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकाल के बताओ।
फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज़, और जितनी भी वैल्यूज़ मैंने बोली है ये सब आप इक्वेशन का यूज़ करके निकालोगे। ए डॉट बी का डेफिनेशन यूज़ करो एंड देन कैलकुलेट फ्रॉम दैट डेफिनेशन। ठीक है, चलो अभी हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप ये होमवर्क में सारी वैल्यूज़ निकालोगे। ठीक है, होमवर्क में ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।